सुधा और सरिता दो सगी बहनें थी, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत फर्क था। सुधा एकदम गोरी, सुंदर और तीखे नैन नक्श वाली थी। जो भी उसे देखता उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता था। तो उसके ठीक उलट सरिता का रंग थोड़ा दबा हुआ और चेहरा भी साधारण सा ही था। ऊपर से सरिता को बन सवर कर रहने का भी बिल्कुल शौक नहीं था। बचपन से ही सुधा को अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। वो जहाँ भी जाती सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती। यहाँ तक कि कई बार तो इनके माता पिता भी अनजाने में इन दोनों में फर्क कर जाते थे। वाह पिताजी, नई फ्रॉक। हाँ, ये तुम्हारे लिए और ये सरिता के लिए। जाओ जरा पहन के दिखाओ दोनों। मैं कैसी लग रही हूँ पिताजी? अरे मेरी बेटिया तो है ही राजकुमारी। ये फ्रॉक तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। और पिताजी मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, लग तो ठीक रही है, पर जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। सरिता को धीरे धीरे इस सब की आदत हो रही थी। जल्दी दोनों बहनें बड़ी हो गई। 18 की होने से पहले ही सुधा के लिए रिश्तों की बाढ़ सी लग गई, जबकि सरिता की शादी के लिए उसके पिता को काफी परेशान होना पड़ रहा था। जो भी उसे देखने आता सुधा को ही पसंद करके चला जाता। जैसे तैसे सरिता की शादी एक गरीब परिवार में कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ सुधा की शादी एक बड़े व्यापारी के बेटे से हो गई। दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई। फिर कुछ दिनों बाद, अरे वाह सुधा, तेरा हार तो बड़ा खूबसूरत है, जरा दिखा तो। रहने दे, क्या करेगी देखकर? तू तो नहीं ले पाएगी, और गलती से ले भी लिया तो तेरी काली गर्दन पर अच्छा नहीं लगेगा। सुधा, तेरी बहन है वो, ऐसे बोलते हैं क्या? जाने दो माँ, आप जानती तो हो ये बचपन से ही ऐसी है। हाँ हाँ, और जैसी हूँ तुझसे लाख गुना बेहतर हूँ, हैसियत में भी और देखने में भी। अब मुझसे ही गलती हो गई। माँ, आगे से जब इसे बुलाओ तो मुझे मत बुलाना। सुधा का घमंड वक्त के साथ और बढ़ चुका था, क्योंकि अब सुंदरता के साथ साथ उसके पास पैसों की ताकत भी थी, जिसके आगे वो ये भी भूल गई कि सरिता उसकी अपनी बहन है। बेटा सुन, एक काम था, लेकिन तू सरिता से तो नहीं कहेगी ना? मैं क्यों उससे बात करने लगी? तुम बताओ क्या बात है? वो छोटे दामाद जी की नौकरी चली गई है। तू तो जानती है सरिता के परिवार की माली हालत पहले से ही खराब है। तो तू जरा कोशिश करके देखना, अगर तुम्हारी फैक्ट्री में उनके हिसाब से कोई काम हो तो। समझ गई माँ, पर एक बात बताओ, ये बात वो मुझसे खुद नहीं कह सकती थी क्या, जो तुमसे फोन करवाया उसने? नहीं बेटा, सरिता ने मुझसे कुछ नहीं कहा, सच में। बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि तू इस बारे में सरिता से कुछ ना कहे। बस अगर कुछ कर सके तो कर दे बेटा, आखिर वो तेरी बहन है। माँ की मिन्नतों के बाद सुधा अपने पति से बात करती है, और इस तरह कुछ ही दिनों में सरिता के पति की नौकरी सुधा के पति की फैक्ट्री में लग जाती है। हालांकि इस बीच या इसके बाद कई दिनों तक सुधा और सरिता का आमना सामना नहीं होता, लेकिन फिर एक दिन सरिता के पति मयंक ने कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। सुधा का पति कुशल अपने सेक्रेटरी के साथ अपने केबिन में था, और उन दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि उनके बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है। मयंक ने उसी दिन घर जाकर सरिता को इस बारे में बताया। हमें इस बारे में सुधा को बताना होगा। लेकिन क्या सुधा हम पर यकीन करेगी? शायद नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं होने दे सकती। अगले ही दिन सरिता सुधा के घर उससे मिलने जाती है, और फिर, कहो कैसे आना हुआ? जीजा जी कैसे हैं? अब तो सब ठीक ही चल रहा होगा। हाँ सब ठीक है। आ बैठ, ये ले। कुशल अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, ये चॉकलेट्स वहीं से लाए हैं, ले खा के देख। सुधा हमेशा की तरह अपनी अमीरी और अपने पति के गुणगान किए जा रही थी, और सरिता चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। क्या हुआ सरिता, इतना क्या सोच रही है? देख तू दिल छोटा मत कर। तुझे अगर कुछ और मदद की जरूरत है तो बोलना, मैं इनसे बोलकर सब इंतजाम करवा दूंगी। जैसी भी है तू है तो मेरी बहन ही। नहीं सुधा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे तुझसे कुछ और बात करनी है। तो बोल ना, ये बातों की जलेबियां क्यों बना रही है? थोड़ी देर में मेरा पार्लर में अपॉइंटमेंट है, तो जो बोलना है जल्दी बोल। इसके बाद सरिता सुधा को सब कुछ बता देती है जो कि मयंक ने देखा था। सरिता का मकसद सिर्फ सुधा को सचेत करना था, लेकिन सुधा वो तो गुस्से से उबल रही थी। वो फौरन अपनी जगह से उठी और उसने जाकर सरिता के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और भड़कते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत,
एहसान फरामोश कहेगी। एक तो तेरे नकारे पति को हमने नौकरी दी और तुम दोनों मिलकर हमारा ही घर तोड़ने चले हो। निकल जा मेरे घर से और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। नहीं सुधा, मैं सही कह रही हूँ, तू मुझे गलत समझ रही है। मैं तेरी बहन हूँ, मैं तेरा घर तोड़ना नहीं बचाना चाहती हूँ। रहने दे, सब जानती हूँ मैं। बचपन से ही जलती है तू मुझसे, पहले मेरी खूबसूरती से और अब मेरी दौलत से। लेकिन अब बस, अब तूने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। इतना कहकर सुधा सरिता को अपने घर से बाहर निकाल देती है। सरिता रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है। दूसरी तरफ सुधा ने भले ही उस वक्त सरिता की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन कहीं न कहीं उसका दिल भी इस बात की गवाही नहीं दे रहा था कि सरिता उससे इतना बड़ा झूठ बोल सकती है। और फिर एक दिन, सुनिए, जरा अपने फोन का पासवर्ड तो बताना। अब पासवर्ड क्यों? तुम्हारे पास तुम्हारा फोन है ना? मेरे फोन से क्या काम है तुम्हें? वो मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, मुझे माँ को कॉल करना है। तो घर में और भी तो फोन है, उनसे करो जाकर। ये कहकर कुशल तुरंत अपना फोन लेकर वहाँ से निकल जाता है। सुधा को कुशल का ये व्यवहार बड़ा अजीब लगता है। अब तो वो कुशल की पूरी जासूसी करने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो कुशल को बिना बताए उसके ऑफिस पहुँच जाती है और वहाँ वो कुशल को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अच्छा, तो इतनी रात तक ये मीटिंग चल रही है तुम्हारी? सुधा, तुम यहाँ? तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, इधर आओ जरा। कुशल के कुछ भी कहने का अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि सुधा ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था और अपने कानों से कुशल और सेक्रेटरी के बीच की बातें भी सुन ली थी। कुशल की गलतियों पर अब कोई पर्दा नहीं था। साथ ही सुधा को अब खुद की गलतियां भी साफ साफ दिख रही थी, जिनकी माफी मांगने वो सीधा सरिता के पास पहुंची। मुझे माफ कर दे बहन, तू सही थी। मैं अपने घमंड में इतनी अंधी हो गई कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, न मेरे पति का फरेब और न ही तेरी सच्चाई और अहमियत। कोई बात नहीं सुधा, जो हुआ उसे भूल जाते हैं। अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। सुधा फिर लौटकर अपने ससुराल नहीं गई। अब वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। सरिता और अपने माँ बाप की मदद से उसने खुद को संभाला और एक स्कूल में नौकरी करने लगी। फिर कुछ महीनों के बाद, अब सुधा मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। सुधा, जो मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही मेरे साथ हुआ। वो लड़की मुझे धोखा दे रही थी, मेरे अलावा उसके और भी कई लड़कों से अफेयर थे और ये सच्चाई मयंक और सरिता ने मुझे दिखाई। साथ ही मुझे ये भी समझाया कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। नहीं कुशल, जो तुमने किया है उसका सिर्फ पश्चाताप हो सकता है। मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, न प्यार और न ही माफी। हाँ, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया जरूर करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ ये सब ना करते तो मैं कभी अपनी गलतियाँ नहीं देख पाती और शायद कभी भी अपनी बहन की अहमियत भी नहीं समझ पाती। इतना कहकर सुधा वहाँ से चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही ये आत्मविश्वास भी था कि अब भी वो खुशी से जी सकती है। उसे अब किसी की जरूरत नहीं थी सिवाय उसकी बहन सरिता के, जो हमेशा से उसके साथ ही थी।